जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं रविशंकर सिंह आपका स्वागत करता हूं जिज्ञासा द थर्ड आई में। आज की वीडियो का टॉपिक है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा, भाग 2, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का व्यवस्थित प्रयास 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही हो गया था, जब फ्रेंच विद्वान गार्सा दा तासी ने अपनी पुस्तक इस्तवार द लिटरेत्यूर एंदुई एंदोस्तानी 1839 में लिखी। इसकी भाषा फ्रेंच है तथा इसमें लगभग 1000 कवियों की कृतियों का संग्रह किया गया है। इस पुस्तक में कवियों की जीवनियों को अंग्रेजी वर्णक्रमानुसार रूप से व्यवस्थित किया गया है, परंतु उन्होंने इतिहास लेखन की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया है। अगला नाम है शिव सिंह सेंगर का, जिन्होंने शिव सिंह सरोज की रचना 1883 ईस्वी में की। इस कृति के अंतर्गत 1000 साहित्यकारों का परिचय दिया गया है। हिंदी साहित्य का एक ढांचा तैयार करने का प्रयास इस पुस्तक में नजर आता है, परंतु अभी तक काल विभाजन का कोई प्रयास देखने को नहीं मिलता। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का, जिन्होंने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में लिखा, जिसकी भाषा अंग्रेजी है। किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया है। इसमें लगभग 942 कवियों को शामिल किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर से प्रेरित तो अवश्य है, किंतु इसमें शिव सिंह सरोज की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक शैली का प्रयोग किया गया है। यही वह प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन का प्रयास देखने को मिलता है। अगला नाम है मिश्र बंधुओं का। श्याम बिहारी मिश्र, गणपति बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र द्वारा 1913 ईस्वी में मिश्र बंधु विनोद नाम से एक पुस्तक की रचना की गई। इसमें लगभग 5000 कवियों का परिचय मिलता है। इस कृति में कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर उनके साहित्यिक मूल्यांकन का श्रेय भी मिश्र बंधुओं को ही जाता है। इस कृति में आधुनिक दृष्टिकोण का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु आने वाले इतिहासकारों के लिए मार्ग अवश्य प्रशस्त किया है। अगला नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, जिन्होंने 1923 ईस्वी में अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य विमर्श की रचना की, जिसमें उन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का प्रयास किया है। यह पुस्तक हिंदी साहित्य के संदर्भ में लिखे गए कुछ निबंधों का संग्रह है, जिसमें ऐतिहासिक शैली का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु आलोचनात्मक ढंग से लिखा गया यह प्रथम प्रयास अवश्य है। अगला नाम है गौरीशंकर द्विवेदी। 1927 ईस्वी में गौरीशंकर द्विवेदी ने सुकवि सरोज नामक ग्रंथ में 16 कवियों के प्रामाणिक जीवन चरित्रों के साथ उनकी रचनाओं का प्रकाशन किया। इसमें कवियों को 3 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला 1524 से 1583, दूसरा 1583 से 1843, चौथा 1843 से 19वीं शताब्दी। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, केवल कवियों की कविताओं का संग्रह तथा जीवन वृत्त के साथ उनके जीवन से संबंधित कुछ बातों का उल्लेख यदा कदा मिल जाता है। इतना अवश्य है कि लेखक द्वारा काल विभाजन का प्रयास किया गया है। इस दिशा में सबसे महत्वपूर्ण नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जिन्होंने 1929 ईस्वी में अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखी। इस पुस्तक में पहली बार व्यवस्थित रूप से काल निर्धारण और नामकरण का प्रयास किया गया। हालांकि इसमें भी नामकरण और अध्ययन सामग्री की विश्वसनीयता को लेकर कई समस्याएं हैं, किंतु फिर भी आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास लेखन के लिए जो मार्ग सुझाया, परिवर्ती साहित्यकारों ने उसी का अनुसरण किया है। एक व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ होने के उपरांत भी इसमें कई प्रकार की समस्याएं रह गई हैं। यदि इस ग्रंथ की कमियों की बात करें तो पहली कमी है वीरगाथा काल का नाम और अध्ययन सामग्री संदिग्ध है। दूसरा, भक्ति काल में राम और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं को स्थान नहीं दिया गया। तीसरा, रीति काल के कवियों में वीर रस के कवियों को लगभग नकार दिया गया है।
और चौथा, प्रत्येक काल के अंत में पूर्व काल की कुछ प्रवृत्तियां रह जाती हैं। शुक्ल जी का ध्यान इन प्रवृत्तियों की ओर नहीं गया है। अगला नाम है बाबू श्याम सुंदर दास का, जिन्होंने 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य नामक पुस्तक लिखी। हिंदी भाषा के संदर्भ में तो इसे एक उत्कृष्ट पुस्तक कहा जा सकता है, किंतु साहित्य इतिहास लेखन की दृष्टि से इसमें कोई विशेष कार्य नहीं किया गया है। इस पुस्तक में भिन्न भिन्न कालों की मूल वृत्तियों का वर्णन किया गया है, साथ ही कवियों की कृतियों के नमूने भी दिए गए हैं। केवल इसी कारण यह पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में अपना स्थान बना पाती है। अगला नाम है रामशंकर शुक्ल रसाल का, जिन्होंने 1931 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें कवियों और उनकी कविताओं का उदाहरण न होने पर भी यह अन्य इतिहास ग्रंथों से बड़ा है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं का परिचय तो है, किंतु इसकी व्याख्या वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं हुई है। साथ ही इसमें लेखक का अपना कोई दृष्टिकोण, अपना कोई निर्णय नहीं है। अगला नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, जिन्होंने 1934 में हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास नामक पुस्तक लिखी। 719 पृष्ठों की अपनी पुस्तक में उन्होंने 1934 तक के इतिहास लेखन को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है। अगला नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, जिन्होंने 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इसकी महत्ता और विश्वसनीयता को इसी बात से समझा जा सकता है कि प्रकाशन के बाद से ही लगभग सभी विश्वविद्यालयों में इसे पाठ्य सामग्री की तरह प्रयोग किया जाने लगा। इस ग्रंथ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने साहित्य को सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया है। अब तक के इतिहास लेखन में यह सबसे उत्तम कोटि का साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता रहा है। एक अन्य महत्वपूर्ण नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जिन्होंने 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में साहित्यिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों का प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक मूल रूप से मध्यकालीन साहित्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है। इसका मूल उद्देश्य अहिंदी भाषी लोगों को हिंदी साहित्य से परिचित कराना था। इसके अतिरिक्त द्विवेदी जी ने दो अन्य पुस्तकें भी लिखी हैं। पहली 1952 में हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसमें द्विवेदी जी ने वीर गाथा काल को आदिकाल नाम दिया। दूसरी 1953 में हिंदी साहित्य उद्भव व विकास, जिसमें हिंदी साहित्य के आदिकाल से आधुनिक काल तक का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। अगला नाम है ब्रजरत्न दास। काशी साहित्य विद्यालय के एक वार्षिकोत्सव में मुंशी प्रेमचंद ने कहा था, हिंदी में प्राचीन साहित्य ही कहाँ है, ब्रज भाषा अवधि का साहित्य हिंदी का साहित्य नहीं है। इसी बात से आहत होकर ब्रजरत्न दास ने 1941 ईस्वी में खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें आदिकाल से लेकर वर्तमान काल के आरंभ तक खड़ी बोली साहित्य की उपयुक्त समीक्षा की गई है। जगह जगह उदाहरणों का भी प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक खड़ी बोली साहित्य के विकास पर भरसक प्रकाश डालती है, किंतु कुछ विद्वान इसे अधूरा साहित्य ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि इसमें केवल खड़ी बोली साहित्य का ही वर्णन है। हिंदी की अन्य सहायक बोलियों और भाषाओं का इसमें तनिक भी उल्लेख नहीं हुआ है। अगला नाम है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। अनेक विद्वानों के संयोग से डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने 1958 ईस्वी में हिंदी साहित्य कोश नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में तीनों कालों की साहित्यिक सामग्री का क्रमबद्ध प्रस्तुतिकरण किया गया है। इसमें काव्य परंपराओं का विवेचन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें लेखन की एकरूपता, विषय की अन्विति और विश्लेषण का अभाव देखने को मिलता है। अत्यधिक कमियों के होने के बाद भी इतिहास लेखन परंपरा में इसका विशेष महत्व है। अगला नाम है नलिन विलोचन शर्मा का, जिन्होंने 1960 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने पाश्चात्य दृष्टि का अनुसरण किया है और इतिहास ग्रंथों की पड़ताल हर क्षेत्र में की है, किंतु अपनी इस पड़ताल में उन्होंने हिंदी साहित्य की मात्र उंगली ही पकड़ी हुई है। उनका विशेष ध्यान तो इतिहास लेखन की पद्धतियों तथा उनकी विश्वसनीयता पर ही रहा है। अगला नाम है गणपति चंद्र गुप्त, जिन्होंने 1965 ईस्वी में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। उनके इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि उन्होंने
अनेक पाश्चात्य विचारकों और साहित्यकारों के विचारों का मंथन करके इतिहास प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। गुप्त जी ने शुक्ल जी के काल विभाजन को वैसे ही ना स्वीकार कर उसमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन भी किए हैं। अगला नाम है डॉक्टर नगेंद्र का, जिन्होंने 1973 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इसमें उन्होंने आदिकाल का अपभ्रंश काव्य एवं देश भाषा काव्य के विवरण के बाद भक्ति काल के ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति शाखाओं तथा इस काल की अन्य रचनाओं को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया है। इस ग्रंथ में आधुनिक वैज्ञानिक शैली के आधार पर साहित्य का इतिहास लेखन प्रस्तुत किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में यदि किसी को वही स्थान प्राप्त होता है तो वे डॉक्टर नगेंद्र ही है। अगला नाम है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का, जिन्होंने 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और संवेदना का इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में हिंदी साहित्य का अध्ययन क्षेत्र विशेष के आधार पर हुआ है। इसी कारण उनका यह ग्रंथ हिंदी भाषा के इतिहास की ओर अधिक झुका हुआ सा प्रतीत होने लगता है। अगला नाम है बच्चन सिंह का, जिन्होंने 1996 ईस्वी में हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक की रचना की। इस ग्रंथ में बच्चन सिंह ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के इतिहास पर अधिक बल दिया है, तो वहीं आदिकाल तथा मध्यकाल के लिए जो नवीन सामग्री उपलब्ध हुई है उसका भी पूर्ण उपयोग बच्चन सिंह अपनी पुस्तक में करते दिखाई देते हैं। अगला नाम है डॉक्टर सुमन राजे। 2003 ईस्वी में हिंदी साहित्य में महिलाओं के योगदान तथा लोकगीतों को प्रयोग कर डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नाम से एक पुस्तक की रचना की, जिसका मुख्य आधार महिलाओं द्वारा रचे गए लोकगीत हैं। इस पुस्तक का मूल उद्देश्य ही इतिहास में महिला लेखिकाओं की उपस्थिति को दर्ज कराना है। इसके अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण प्रयास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 1957 से 1984 ईस्वी के मध्य हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नामक पुस्तक की रचना कर किया गया। यह मुख्यतः 1960 ईस्वी तक की अवधि से पूर्व हिंदी साहित्य के विस्तार को समाहित करने वाला अनेकानेक विद्वानों द्वारा लिखित एवं संपादित वृहद साहित्य इतिहास ग्रंथ है। इसकी सफलता का श्रेय लगभग 100 से अधिक विद्वानों, लेखकों तथा संपादकों को जाता है। यह ग्रंथ वस्तुतः अंतर भारतीय साहित्य तथा लोक साहित्य के संदर्भ सहित हिंदी साहित्य का विवरण है। इसके महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसमें रुचि लेते हुए 3 दिसंबर 1957 ईस्वी को इसके प्रथम भाग की प्रस्तावना लिखी थी। इसकी मूल योजना में समय समय पर आवश्यकता अनुसार परिवर्धन भी होते रहे। प्रत्येक विभाग के अलग अलग मान्य विद्वान इसके संपादक एवं लेखक नियुक्त किए गए। यह ग्रंथ यदि सम्यक रूप से उद्देश्य के अनुरूप तैयार हो पाता तो एक स्तुत्य उदाहरण उपस्थित करता, परंतु हिंदी के लेखकों में प्रायः व्याप्त दीर्घसूत्रता एवं संगठनात्मक तथा सामूहिक रूप से किए जाने वाले कार्यों में तत्परता के अभाव की प्रवृत्ति के कारण अनेक उपयुक्त विद्वानों के अपेक्षित सहयोग न मिल पाने से यह कार्य मानक रूप से पूर्ण न हो पाया। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के जो प्रयास अभी तक किए गए, सभी में एक बात स्पष्ट तौर पर समझी जा सकती है कि सभी लेखकों का उद्देश्य हिंदी साहित्य की सुदीर्घ परंपरा को सामने लाना था, जो कवि अब तक गुमनामी के अंधेरों में या केवल जनता की स्मृतियों में थे, उन्हें प्रकाश में लाना था। इस क्षेत्र में मिश्र बंधुओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, पर इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य लेखकों ने उनका अनुसरण मात्र किया है। मिश्र बंधुओं से पूर्व शिव सिंह सरोज तथा उससे भी पूर्व इस्तवार द ललित त्रेतियूर एंदुई हिंदुस्तानी में भी इसी प्रकार के प्रयास देखने को मिलते हैं। 252 वामन की वार्ता में भी 252 भक्त कवियों का काव्य गोकुलदास द्वारा संकलित किया गया है, जो भक्त कवियों विशेषकर वैष्णव भक्त कवियों का एक अच्छा संकलन कहा जा सकता है। इस ग्रंथ में यदि इतिहास दृष्टि का भी दृश्यावलोकन हो पाता तो यह एक अच्छा इतिहास ग्रंथ कहा जा सकता था। अंत में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के संदर्भ में इतना ही कहा जा सकता है कि यह साहित्य के संग्रह से प्रारंभ होकर साहित्य के व्यवस्थित रूप को धारण करता हुआ साहित्य इतिहास लेखन की आलोचना की और अग्रसर
हुआ एक वृहद प्रयास है जिसमें अनेक विद्वानों का सहयोग प्राप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी रविशंकर सिंह को इजाजत दीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।